अब आते हैं, हमको 3 आयोग बचे अब मुख्य तौर पे। एक बचा हमारा एससी, दूसरा बचा एसटी, तीसरा बचा ओबीसी। एससी एसटी ओबीसी आयोग पढ़ने के पहले छोटी सी बात, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, एससी आयोग पढ़ना है। फिर आपको एसटी और ओबीसी क्या करना है, वैसे ही का वैसे रिपीट कर देना है। कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सेम है, ए टू जेड बातें सेम है। इवन मध्य प्रदेश के संदर्भ में एससी एसटी और ओबीसी आयोग जो है राज्य स्तर पे, वो तो और भी ज्यादा समानता है, उसमें तो कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो हम चालू करेंगे इसमें कहां से, एससी कमीशन से, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। क्योंकि हमारे देश में सबसे पहले यही स्थापित किया गया जो कि कंबाइंड होता था। कैसा होता था, कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब होता है कि यहां पे तो सिर्फ क्या लिखा हुआ है, एससी लिखा हुआ है। पहले एससी और एसटी का आयोग क्या होता था, समान होता। तो एससी आयोग का अपना एक लोगो है। ठीक है, ये लोग भी पता नहीं क्या करवा रहे हैं, रिसाइकलिंग करवा रहे हैं पर्यावरण की, क्यों करवा रहे हैं पता नहीं। ठीक है, ये इंसान बना हुआ है, ठीक है, कुछ कर रहे हैं लोग अभी, है ना, एम्पावर कर रहे हैं। तो एनसीएससी की बात करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक क्या है, भारतीय संवैधानिक निकाय है। स्पष्ट हो गई यहीं से इसकी स्थिति क्या है, एक संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कहीं ना कहीं वर्णन होगा, जैसे कि 338 में इसका वर्णन मिलेगा, अभी हम चर्चा करेंगे उस पे। जिसकी स्थापना अनुसूचित जातियों और एंग्लो इंडियन समुदायों के शोषण के खिलाफ, 2 शब्द अच्छे से स्पष्ट रखो, ये बहुत जरूरी होता है। जैसे उदाहरण की बात कर लें कि एक 2019 के सिलेबस तक एक अधिनियम होता था, सिविल राइट एक्ट। सिविल राइट एक्ट सिर्फ और सिर्फ किसको संरक्षण प्रदान करता था, एससी कम्युनिटी को। भाई आपने 1989 में एससी एसटी एक्ट क्यों लेकर के आ गए, क्योंकि पुराना वाला जो 1955 का सिविल राइट एक्ट था, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया गया था, एससी कम्युनिटी के लिए बनाया गया था। तो भाई एसटी का संरक्षण कहां से होगा, तो फिर हमने क्या किया, 1989 में कानून लेकर के आए। वैसे ही बात की, अनुसूचित जाति किसको इसको कवर करता है, एंग्लो इंडियन को, और अनुसूचित जाति दोनों उसको तो कवर करता ही है। ठीक है, इस देश में एंग्लो इंडियन के नाम पे 2 ही लोग हैं। अब तो एक सॉरी स्वर्गवास हो गया है ना, टॉम अल्टर उनका बेटा। ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय के शोषण के खिलाफ उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने के लिए इसकी स्थापना की गई। संविधान से माध्यम इसको लेकर के आए। संविधान में यह आयोग हमको कहां मिलेगा, तो 338 के भाग 16 के अंतर्गत इसको एक संवैधानिक आयोग के रूप में दर्जा दिया गया है। अभी इस अनुच्छेद को हम डिटेल से समझेंगे, आगे इसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। 338 भाग 16। ठीक है, इन सब कहानियों में पढ़ने के पहले हमको यह देखना है कि अनुसूचित जाति क्या होती है, अनुसूचित जाति क्या होती है। ठीक है, बोले क्या है साहब, हमारे पास क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट, इसलिए हम क्या हो गए, अनुसूचित जाति हो गए। इसके हिसाब से तय होता है ना, क्या ऐसे तय होता है कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आप आज से एससी हो गए, ये तो आपकी अपनी बात हो गई। मैं बात कर रहा हूं टोटल पूरी कम्युनिटी की। कैसे तय होगा कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम एससी बनाएंगे, एसटी बनाएंगे, ओबीसी बनाएंगे, जो जो बातें हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए भाई, अभी सरकार ने राज्यों को यह अधिकारिता दे दी कि आप अपने स्तर पे तय कर लीजिए कि आपके प्रदेश की कौन सी जाति को ओबीसी बनाना है अथवा नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये सब अधिकार किसके पास है, ऊपर बैठा एक व्यक्ति है राष्ट्रपति नाम का, उसके पास है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 341 की। 341 परिभाषित करता है कि अनुसूचित जाति कौन होगी। 341 किस चीज को परिभाषित करता है, अनुसूचित जातियों की परिभाषा देता है। राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ क्षेत्र के संबंध में जहां वह राज्य है या वहां उसके राज्य, ये जो एक शब्द लिखा हुआ ना, ये एग्जैक्टली संविधान की भाषा लिखी हुई है। संविधान में जो ए टू जेड शब्द लिखा हुआ, मैंने एग्जैक्टली वही पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, क्या क्या बातें की गई उसमें, कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ क्षेत्र के संबंध में जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के बाद लोक अधिसूचना द्वारा, लोक अधिसूचना मतलब जो एक अधिसूचना जारी की जाती है, गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसके द्वारा उन जातियों, मूल वंशों या जनजातियों या उसके भाग या उनके समूह को निर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य संघ क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जाति समझा जाएगा। इसको समझा दूं, राष्ट्रपति जब चाहे, जैसे चाहे, जिस परिस्थिति में चाहे, वो किसी भी जाति, किसी भी मूल वंश, किसी भी ट्राइब, किसी भी समूह को क्या कर सकता है, एससी कम्युनिटी घोषित कर सकता है। इस पूरी लाइन का मतलब ये है। तो एक बात आपके लिए क्या स्पष्ट हो गई कि देश में एससी कम्युनिटी कौन होगी, ये कौन तय करता है, राष्ट्रपति तय करता है। कैसे तय करता है, गजट नोटिफिकेशन के
दूसरा कि संसद के पास यह अधिकार है कि वो विधि द्वारा किसी जाति, मूलवान जनजाति को, उसके भाग को या उसके समूह को खंड 1 के अधीन निकाली गई सूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जाति को सूची में सम्मिलित करके कर सकेगी, उसमें अपवर्जित क्या कर सकेगी, स्थापित कर सकेगी। तो दो बातें स्पष्ट हो गई। एक बात क्या स्पष्ट हो गई कि भाई पहले क्या किया जाएगा, 341 के सब क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा, परिभाषा तय करेगा, एक बात। दूसरी बात कि उस परिभाषा को फॉलो करते हुए, उस परिभाषा का अनुसरण करते हुए इस 341 के सब क्लॉज 2 के तहत केंद्र सरकार क्या कर देगी, संसद क्या कर देगी, सॉरी केंद्र सरकार नहीं, संसद है ना, संसद क्या कर देगी, सूची जारी करेगी। किस चीज की सूची, कि कौन कौन जातियां एससी जातियां हैं। तो 341 में तो आपने परिभाषा तय किया 341 एक में, और 341 2 के तहत आपने सूची जारी करी। 341 2 के तहत आपने सूची जारी करी, और 341 2 के तहत जो सूची आएगी वो कहां पे आती है, एक बार चेक कर लेना उसको, 366 में आती है ना। 366 में शायद तक आती है, एक बार उसको चेक कर लेना, 366 सब क्लॉज 24 में, ठीक है, वो सूची उसके तहत जारी की जाती है। अब यहां पे पहले आ जाओ, संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, ये मैं एकदम शॉर्ट में करवाऊंगा आपको। जैसे उदाहरण के लिए 15(4) में क्या दिया गया है, इनको लेकर के विशेष प्रावधानों की बात की गई है। 16(4)A में क्या किया गया है, इनको लेकर के पदोन्नति के संबंध में बात की गई है। पदोन्नति के संबंध में आरक्षण, पदोन्नति में जो आरक्षण आदि आदि होता है उसको लेकर के बात की गई है। 17 में छुआछूत खत्म करने की बात की गई है। 46 में यदि हम बात कर लें तो क्या लिख दिया गया भाई, शैक्षणिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये सब आप पहले से पढ़ चुके होंगे, मैं सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं कि आपको क्वेश्चन कहां कहां से देखने को मिल सकते हैं। वैसे ये बातें पॉलिटी में भी ऑलरेडी कवर होती हैं, ठीक है। 335 में क्या दिया गया भाई, प्रावधान करता है कि संघ और राज्यों के मामलों में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों हेतु अनुसूचित जाति जनजातियों के सदस्यों के दावे को लगातार प्रशासनिक दक्षता के साथ क्या है, ध्यान में रखना, उनके दावों क्या करना है, ध्यान देना है। 330 और 332 में क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, कौन सा, राजनीतिक आरक्षण। तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा, लोकसभा में 330, राज्यों की विधानसभाओं में 300, ठीक है। तो इस प्रकार से, और ये पंचायतों में आरक्षण, भाई पंचायतों में आरक्षण कहां दिया गया है, 243 डीटी में दिया गया, वो आपने पहले से पढ़ के रखा होगा, है ना। ये सब आरक्षण भी निकल करके आता है। ये हमने काफी जल्दी कवर खींच लिया, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी आप पॉलिटी वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा होगा आपने तो बैठिएगा, 31 मार्च से पढ़ा दूंगा मैं। अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया, तो सरकार ने पहला प्रयास क्या किया था, 1955 में किया, वही तो हमने चर्चा करी। दूसरा प्रयास सरकार ने क्या किया था, 1989 में क्या किया था, SC ST एक्ट के माध्यम से। तीसरा सरकार प्रयास कब हुआ था, ये 1975 करो इसको, ठीक है, 1975। देखो हुआ क्या था, सिंपल सा, ये जो आपका 1955, आपने वो मूवी देखी थी, एक मूवी आई थी बिहार में, वो पहाड़ तोड़ने वाली, माउंटेन मांझी मैन, है ना, मांझी द माउंटेन मैन। वो व्यक्ति जब गांव से भाग गया था, वापस से लौट करके आता है, तो उस वापस से जब गांव में लौट करके आता है तो उसके एक दिमाग में वो बात चल रही होती है कि गांव में अब छुआछूत खत्म हो गई होगी। क्यों, क्योंकि शहर में क्या हो रहा था, छुआछूत खत्म हो गई, इसको लेकर के काफी प्रचार हो रहा था। दरअसल हुआ क्या था, 1955 का जो कानून आया था उसमें इलैया पेरूमल समिति के आधार पर 1976 में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, ठीक है। 1976 की इलैया पेरूमल समिति के आधार पर संशोधन किया गया था, और उस संशोधन के आधार पे क्या किया गया, इस कानून को ज्यादा मजबूत किया गया। और उस व्यक्ति को लगा था, मतलब क्या नाम था उसका, मांझी, कौन सा, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी को लगा कि यार ये क्या है, हाँ, दशरथ मांझी को लगा कि ये क्या चल रहा है भाई, अच्छा काम चल रहा है, सब छुआछूत खत्म हो गई, लेकिन गांव पहुंचता तो फिर वही समस्या आ जाती है उसके साथ, है ना। तो ये 75 कर लेना टाइपिंग। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो कि संशोधित वाला था 1955 का, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, 75 करेंगे उसको। किसके आधार पे हो रहा था, इलैया पेरूमल समिति के आधार पे हो रहा था। SC ST एक्ट 1989 लाई गया, क्यों, क्योंकि इसमें समस्या क्या थी कि ये सिर्फ SC कम्युनिटी को कवर करता था। दूसरी समस्या क्या थी, इसमें सजा का प्रावधान बहुत ही क्या बोलना चाहिए उसको, कम था, है ना, आर्थिक दंड भी, और क्या बोलना चाहिए दूसरा की जो सजा होती है, जिसको एग्जैक्टली सजा बोलते हो वो भी। इसलिए हमने क्या किया, 89 में अधिनियम लेकर के आए। फिर आता है 338, यहां से कहानी चालू होती है। मैंने एक क्वेश्चन दिया जब पेपर बनाया किसी कहीं पर, है ना, क्वेश्चन था कि संविधान में, मूल संविधान में
कहां पर सुप्रीम एससी आयोग की बात की गई थी? मूल संविधान में एससी आयोग की बात कहां की गई थी? और इसका आंसर है कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि मूल संविधान में बात की गई थी किसकी? विशेष अधिकारी की। यही शब्द प्रयोग किया गया था मूल संविधान में, और कोई सा नहीं। तो मूल संविधान में लिखा हुआ था कि प्रारंभ में संविधान में 338 में लिख दिया गया था कि एससी कम्युनिटी के उत्थान के लिए, विकास के लिए, संवर्धन के लिए, आदि आदि चीजों को लेकर के हम क्या करेंगे? एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। वो तो सरकार ने क्या किया, उस विशेष अधिकारी को बार बार बदल करके फाइनली हमने किस में बदल दिया? आयोग में बदल दिया। बट मूल संविधान में तो भाई साहब क्या था? विशेष अधिकारी था। ठीक है, मूल संविधान में विशेष अधिकारी था किसके लिए? एससी कम्युनिटी के लिए। अब ये जो विशेष अधिकारी थे, इसका काम क्या था? एससी एसटी के लिए सुरक्षा उपायों संबंधित सभी मामलों की जांच करना, उनको सुरक्षा देना, आदि आदि बातें। इस बात को और अच्छे से ध्यान रखो, मूल संविधान में एसटी वर्ग के लिए कुछ नहीं था। मूल संविधान में एसटी वर्ग की सुरक्षा के लिए इस प्रकार का कुछ नहीं था। तो एसटी वर्ग कहां से कवर होगा? उसी विशेष अधिकारी के द्वारा कवर करवाएंगे हम। अभी हम सिर्फ मूल संविधान की चर्चा कर रहे हैं कि उसमें क्या प्रावधान किया गया था। वो तो हमने बाद में क्या किया, लगातार परिवर्तनों के माध्यम से लेकर के आते हैं चीजों को। 18 नवंबर 1950 को एससी एसटी के लिए एक आयुक्त के रूप में जाने वाले एक विशेष अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया। आपसे प्रश्न आएगा कि 338 का पहली बार प्रयोग कब किया गया? तो 338 का पहली बार प्रयोग 1950 में हुआ, जब हमने क्या कर दिया? एक आयुक्त की नियुक्ति कर दी। पहली बार प्रयोग कब किया गया? 1950 में। एक बात स्पष्ट है, ठीक है। संसद सदस्यों द्वारा की जा रही निरंतर मांगों के परिप्रेक्ष्य में 1978 में कैबिनेट प्रस्ताव ला करके क्या किया? एक कार्यपालिक आदेश के माध्यम से एक गैर सांविधिक निकाय की स्थापना कर दी गई, कार्यकारी आयोग की स्थापना कर दी गई। देखो हुआ क्या था, आपने आयुक्त तो बनाया। अब समस्या क्या जाती है कि ढेर सारे सांसद है, उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ऑलरेडी कम्युनिटी का शोषण हो रहा था, तो उनने बोला कि यार आयोग को, जो आयुक्त है उसको सशक्त करो। और सशक्त करने के लिए सही तरीका क्या होता है? आयुक्त को आयोग में कन्वर्ट कर दो। अब आयोग बनाने में समस्या क्या जाती है कि आपको संसद के रास्ते से जाना पड़ेगा। तो यहां पे हमने क्या करवा लिया भाई? एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पारित करवा लिया, कार्यकारी आदेश। और कार्यकारी आदेश से बना हुआ निकाय किस प्रकार का होगा? गैर सांविधिक होगा, या उसी को क्या बोलते हैं? कार्यकारी निकाय बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? कार्यकारी निकाय। और ये जो कार्यकारी निकाय 1978 में बनाया गया, इस कार्यकारी निकाय का पहला अध्यक्ष बनाया गया भोला पासवान शास्त्री को। और कार्यकारी आयोग का नाम क्या था? अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। 4-5 बातें स्पष्ट हो गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी की पूरी लाइन। पहली बात कि इस 338 के अनुच्छेद का पहली बार प्रयोग कब हुआ? 1950 में। लेकिन नेताजी खुश नहीं हुए, तो क्या किया गया? 1978 में हमने क्या कर दिया? ये जो विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया था, उस 78 में हमने क्या कर दिया? इसका नाम बदल दिया। नाम बदल के क्या किया? अनुसूचित जाति जनजाति आयोग कर दिया। और कैसे किया हमने? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया, कार्यकारी आदेश से किया। तो ये किस प्रकार का हो गया? कार्यकारी निकाय हो गया, या गैर सांविधिक निकाय, या कार्यकारी निकाय हो गया। और इस आयोग का पहला अध्यक्ष किसको बना दिया? भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री। 1987 में इस अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग कहा जाने लगा, जो कि सांविधिक निकाय बन गया। भाई देखो स्टेप वाइज काम हो रहा। पहले आपने 50 में आयुक्त बनाया, 78 में कार्यकारी आयोग बना दिया, और फाइनली 87 में क्या बना दिया आपने? विधायी आयोग, या उसी क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया आपने, है ना? स्टैट्यूटरी बॉडी आपने स्थापित कर दी। बात क्लियर हो रही है? स्पष्ट हुआ? 50 में आयुक्त, 78 में कार्यकारी आयोग, और 87 में वैधानिक आयोग। अब बोले अभी और मजा नहीं आ रहा है, आपने क्या चाहिए? सुप्रीम पावर चाहिए है। तो अभी क्या करना अपने को? संवैधानिक बनना है। तो फाइनली क्या होगा? 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के माध्यम से, 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के माध्यम से 1992 में, कब? 12 मार्च 1992 में। अधिनियम कब आया? 90 में। लागू कब हुआ? 92 में। अधिनियम 90 में, लागू कब हुआ? 92 में। और इसके माध्यम से हमने क्या कर दिया? आयोग को गठित कर दिया। किसके रूप में? संवैधानिक रूप में, क्योंकि संविधान संशोधन था। और आयोग का नाम अभी वही रहेगा, कौन सा? अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। लिखा है यहां पे कहीं? ये लिखा हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। अभी आयोग सेपरेट नहीं हुआ है, अभी आयोग एक समान रूप से चल रहा है। मतलब एससी और एसटी का आयोग समान है। इस पेज को फिर से एकदम समझना, ये पेज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने 338 का प्रयोग करना है।
338 का प्रयोग पहली बार कब हुआ? 50 में एक आयुक्त क्या कर दिया आपने? अपॉइंट कर दिया। मजा नहीं आया? आयुक्त को हमने क्या दे दिया? एससी एसटी आयोग का नाम दे दिया। कैसे, कब नाम दिया? ये नाम 78 में दिया। और किस प्रकार का आयोग बना दिया इसको? कार्यकारी आयोग बना दिया। और इसका अध्यक्ष किसको बना दिया? भोला पासवान शास्त्री को। मजा नहीं आया? हमने इस आयोग को किसमें कन्वर्ट कर दिया? वैधानिक आयोग में कन्वर्ट कर दिया। कब किया? 1987 में। फिर से मजा नहीं आया तो हमने क्या कर दिया? 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1990, 65वां संविधान संशोधन कब आया? 1990 में। उसको लागू कब किया? 92 में। तो हमने 1992 में इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? संवैधानिक निकाय में कन्वर्ट कर दिया, और नाम वही रहेगा, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। स्पष्ट है? ठीक है। अब ये जो बात हो रही थी उसमें फिर समस्या आ रही थी। वो समस्या क्या जा रही थी भाई? कि हमको अलग से चाहिए यार, हमको अलग से अपनी दुकान खोलनी है। तो अलग से दुकान खोलने के लिए फिर क्या किया जाएगा? 3-4 में संशोधन किया जाएगा, लेकिन हम उसको आगे एसटी में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से एसटी क्या होगा? अलग होगा। ठीक है। तो ये 65वां संविधान संशोधन लिखा हुआ है, 90 में लाया गया था। इससे एक बहुसदस्यीय निकाय हमने स्थापित कर दिया, बहुसदस्यीय निकाय स्थापित कर दिया। ठीक है, 338 में संशोधन करके। अब बात क्या हो गई? खत्म हो गई। अब बात क्या हो गई? खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो पीछे ही थी। मतलब महत्वपूर्ण चीजें आगे भी हैं, बट कंफ्यूजिंग चीज जो थी वो पीछे थी। अब तो सिर्फ क्या है? रटने वाली चीजें हैं। संरचना क्या भाई? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष। एक मिनट। अच्छा हाँ, अभी हम संयुक्त देख रहे थे। ठीक है, मुझे लगा 3 होता है ना, कहां से आ गया? तो अभी हम संयुक्त वाले का देख रहे हैं। संयुक्त वाले का मतलब क्या होता है? जो 65वें से स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 92 में स्थापित किया गया। और कब तक चल रहा होगा? ये 3-4 तक चलेगा। ठीक है। तो इस बीच में यह कैसे चला? तो इस बीच में ये 3 संरचना की बात करें तो 1+1+8 के रूप में चला। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 8 सदस्य। संयुक्त एससी एसटी आयोग 65वें संविधान संशोधन के द्वारा जो स्थापित किया गया था, उसकी बात कर रहे हैं अभी हम एससी आयोग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम संयुक्त एससी एसटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, खिचड़ी मत बना लेना भाई। ठीक है, इसीलिए 2 बार समझा रहा हूं, इसी में समझना कठिन है थोड़ा सा। हम संयुक्त वाले की बात करें, हम एससी आयोग की बात नहीं कर रहे। एससी आयोग की हम इसके बाद बात करेंगे। अब ये जो संयुक्त एससी एसटी आयोग बनाया गया, इस आयोग का पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया? एसएच रामधन को। अब देखो 1950 में जब हमने बनाया था, अधिकारी नियुक्त किया, और उसके बाद हमने किसमें कन्वर्ट किया उसको? वैधानिक निकाय में 1978 में। तब हमने किसको अध्यक्ष बनाया था? भोला पासवान शास्त्री को। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि एससी एसटी आयोग जो वैधानिक रूप से स्थापित किया गया था, उसका पहला अध्यक्ष कौन था? भोला पासवान शास्त्री। लेकिन एससी एसटी आयोग जो संवैधानिक रूप से स्थापित किया गया 65वें के माध्यम से, उसका पहला अध्यक्ष कौन था? रामधन। स्पष्ट है? रामधन। दूसरा कौन था? एच हनुमंतप्पा। तीसरा कौन था? दिलीप सिंह। और आखिरी कौन था? दिलीप सिंह भूरिया। ठीक है, अपने यहाँ के ये नेता है। आखिरी कौन था चतुर्थ में? विजय सोनकर शास्त्री। ये शास्त्री कर लेना, शास्त्र नहीं है। ठीक है, विजय सोनकर शास्त्री। तो अब यदि आपसे पूछा जाता है कि 65वें के माध्यम से स्थापित एससी एसटी आयोग का आखिरी अध्यक्ष कौन? ये विजय सोनकर शास्त्री। ठीक है, तो ये कंबाइंड एससी एसटी कमीशन था। अब वही हम पीछे बात कर रहे थे भाई, कि अब एससी और एसटी वाले बोलते हैं कि हमको अपनी अलग अलग क्या करनी है? दुकान खोलनी है यार। तो अलग अलग दुकान खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर संविधान संशोधन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो संवैधानिक निकाय है भाई। ये क्या है? संवैधानिक निकाय है। तो हमने क्या किया? फिर से संविधान संशोधन किया। कौन सा? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने क्या कर दिया? एससी वर्ग के लिए एक अलग आयोग स्थापित कर दिया, एसटी वर्ग के लिए एक अलग आयोग स्थापित कर दिया। जो एससी वर्ग का आयोग था वो अभी भी किस में आएगा? 338 में ही आएगा, क्योंकि संविधान में मूल रूप से 338 जोड़ा हुआ था। और हमने एसटी वर्ग के लिए जो आयोग बनाया उसके लिए एक अलग अनुच्छेद जोड़ दिया। वो कौन सा था? 338A या का? कहां से आया 338A? कब हो रहा था ये सब? अच्छा, ठीक है। तो 65वें संविधान संशोधन के तहत बना हुआ कंबाइंड एससी एसटी आयोग कब तक चला? 2004 तक चला। और उसका आखिरी अध्यक्ष कौन था? विजय सोनकर शास्त्री। पहला अध्यक्ष कौन था? रामधन। पीछे हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब यहां से क्या बात स्पष्ट हो गई कि 338 के तहत एससी कमीशन बना दिया गया। 338 का के तहत हमने क्या बना दिया? एसटी कमीशन बना दिया। वही बात यहां पे लिखी हुई है, देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, ये 89th अमेंडमेंट के बारे में बेसिक बातें
अमेंडमेंट आया कब? 2003 में। लागू कब हुआ? 4 में। 338 ए और 338 को हमने क्या कर दिया यहां से प्रतिस्थापित किया। ठीक है, 338 को ए को स्थापित किया, उसको प्रतिस्थापित किया, क्योंकि हमको उसकी भाषा बदलनी पड़ी, क्योंकि भाषा में हमने एसटी भी जोड़ दिया था। अब हमको उस एसटी शब्द को वहां से हटाना पड़ेगा। अब बात करते हैं 338 की। 338, इस बात को अब यहां से अच्छे से दिमाग में बैठा लो। ठीक है, मैं आपको 338 पढ़ाऊंगा, 338 ए पढ़ाऊंगा, 338 बी पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? 338 पढ़ना है। क्यों? क्योंकि 338 ए के तहत जो बातें आएंगी, ठीक है, इसको ऐसे समझो, 338 एक से लेकर के 338 9 तक पढ़ना है आपको। फिर 338 का में, मतलब एसटी एसटी वाले में 338 का में 1 से लेकर के 9 तक पढ़ना है आपको। और फिर 338 खा में, मतलब ओबीसी को ले जो आएगा, उसमें भी 1 से लेकर के 9 तक पढ़ना है आपको। लेकिन इस बात को ध्यान रखो कि इसमें जो लिखा हुआ है जहां जहां पे, एग्जैक्टली वही वही वहां वहां पे वहां उनमें भी लिखा हुआ है। तो आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। और बोले याद क्यों करें? क्योंकि सब कुछ आयोग इसी से कवर होगा, इसके अलावा आयोग में कुछ भी नहीं है इन आर्टिकल्स के अलावा। ठीक है, सबसे पहले आता है एक 338 एक, आयोग का नाम क्या है वही दिया गया है। तो अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होगा जिसका नाम फला फला होगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरा आता है 338 दो, बहुत महत्वपूर्ण है ये, जिसमें क्या दिया गया है? संरचना दी गई है। 338 दो में संरचना क्या है? 1+1+3 की संरचना है। संयुक्त वाले में संरचना क्या थी? संयुक्त वाले में संरचना क्या थी? 1+1+8 की संरचना थी। यहां पे संरचना क्या है? 1+1+3 की संरचना है। 1+1+3 की संरचना है। और सेवा शर्तें एवं कार्यकाल का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सेवा शर्त और कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। कार्यकाल कितना है? 3 साल का। कार्यकाल कितना है? 3 साल का। और यहां पे जो अध्यक्ष होगा और जो उपाध्यक्ष होगा उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, केंद्रीय मंत्री का। और जो सदस्य होंगे उनको केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। अच्छा सॉरी, उल्टा बोल, ठीक है, जो अध्यक्ष होगा उसको केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया जाता है, और जो उपाध्यक्ष होगा उसको केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, और जो उपाध्यक्ष होता है उसको क्या देते हैं हम? स्टेट मिनिस्टर का दर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, 338 दो स्पष्ट है। फिर आता है 338 तीन, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। 338 तीन में क्या है? सिर्फ सिर्फ नियुक्ति है, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 338 चार में क्या है? आयोग की अपनी प्रक्रिया है, कैसे होगी? आयोग जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से अपनी प्रक्रिया को विनियमित करेगा। 338 पांच में आयोग के कार्य कर्तव्य क्या है? ये यहाँ पे एक कार्य की सूची मैंने दी हुई है, आपको अपनी सुविधा अनुसार पूरी श्रद्धा भक्ति से क्या करना है? इसको पढ़ लेना। ठीक है, और मेरा सुझाव है मत पढ़ना। ठीक है, देखो अगेन की मैं छुड़वा नहीं सकता ना, कुछ कंटेंट है, पढ़ लेना यदि आपको क्या लगे, ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। लेकिन एग्जाम के लिए कितना महत्व है? कोई महत्व नहीं। एग्जाम के लिए ये महत्व है ना। 338 है आपके लिए महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण चीज क्या थी? कि इसके कार्य कहां दिए हुए, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस हो गया, कार्य क्या है उसको, उसमें क्या पढ़ना भाई? एससी का, एससी वर्ग के लिए काम करेगा, और क्या है? 338 छह, 338 छह में क्या है भाई? आयोग का प्रतिवेदन है। आयोग के प्रतिवेदन कहां वाला आयोग के प्रतिवेदन की बात कर रहे हैं हम? राष्ट्रपति वाले की बात कर रहे हैं। फिर 338 सात में भी आयोग का प्रतिवेदन है, लेकिन कहां वाला? राज्यपाल वाला। 338 छह और 338 सात में क्या दिया गया? आयोग के प्रतिवेदन दिए गए हैं, लेकिन 338 छह में कौन सा? राष्ट्रपति को दिया जाने वाला प्रतिवेदन, जिसको फर्दर कहां पहुंचा देगा? केंद्रीय विधायिका में। और 338 सात में राज्यपाल को दिया जाने वाला प्रतिवेदन है, जिसको फर्दर कहां पहुंचा देगा? राज्य की विधायिका में। यदि दो सदन है, दोनों सदन, एक सदन तो एक सदन में। 338 आठ में क्या दिया गया है? 338 आठ में दिया, किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए बाध्य करना, समन करना, दस्तावेज का प्रकट करवाना, साक्ष्य एकत्रित करना। ठीक है, साक्ष्यों, दस्तावेजों, परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना, ढेर सारी वहां पे क्या है उसकी शक्तियों की चर्चा की गई है। 9 में क्या दिया गया भाई? तो अनुसूचित जातियों संबंधित सभी बड़े नीतिगत फैसले लेते समय राज्य सरकारों द्वारा आयोग क्या किया जाएगा? परामर्श किया जाएगा। तो भाई जब भी क्या करेंगे आप, कोई राज्य सरकारें या केंद्र सरकार क्या करेगी? कोई स्कीम तैयार करेगी, कोई योजना तैयार करेगी इन लोगों के लिए, एससी वर्ग के लिए, तो इनका भी क्या रहेगा? एक परामर्श लेना पड़ेगा। ठीक है, 338 एक से लेकर के 9 तक बातें।
अब जब आप एसटी पढ़ेंगे, जब आप ओबीसी पढ़ेंगे, तो सिर्फ एक काम करना है। वो काम क्या है? तो यहां पे जहां जहां अनुसूचित जाति लिखा है वहां पे क्या कर देना? एसटी कर देना है जब एसटी पढ़ेंगे, और जब ओबीसी पढ़ेंगे तो वहां पे क्या कर देना है? ओबीसी कर देना है। बाकी हर कुछ क्या है? सेम है। इनके क्षेत्रीय कार्यालय भाई ढेर सारे, हर जगह बैठे हुए हैं लोग, है ना। तो मुख्य कार्यालय तो नई दिल्ली में है, क्षेत्रीय कार्यालय ढेर जगह है, इसलिए मत याद करना, ठीक है। कहां कहां भाई? कलकत्ता, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, पुणे, अगरतला, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, चेन्नई, चंडीगढ़, बेंगलुरु, ठीक है। बस इतना ही, बिल्कुल इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब दो तीन हो तो भाई समझ में आता है, जैसे एनजीटी, उसके एनजीटी के थे कि भाई पुणे, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता में याद कर लिए। यहां तो क्या है, 50 बैठे हुए हैं। ये इसकी क्या है? संरचना है, ठीक है। नीचे वर्तमान संरचना दी हुई है, ऊपर क्या दी हुई है? 89वें के बाद की संरचना दी हुई है, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भाई आपने एससी आयोग कब स्थापित किया? 89वें संविधान संशोधन के पश्चात स्थापित किया, 2004 में। उसके पहले तो एससी एसटी आयोग था, और उस एससी एसटी आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? रामधन, और आखिरी कौन था? विजय सोनकर शास्त्री। उसके पहले जो 78 बनाया गया था वैधानिक आयोग, उसका पहला अध्यक्ष कौन था? भोला पासवान शास्त्री, ठीक है। तो जो 89वें के बाद 2004 में पहला बनाया गया, उसका पहला अध्यक्ष कौन था? सूरजभान सिंह। और सूरजभान सिंह की सहायता के लिए पहला व्यक्ति कौन आता है उपाध्यक्ष के तौर पे? फकीर भाई वाघेला। फकीर भाई वाघेला। वर्तमान में इस आयोग का अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। इस आयोग का वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? अरुण हरदल। यह लिखा हुआ है, अरुण हलदर, विजय सांपला। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य। एक अध्यक्ष कौन? सांपला। एक उपाध्यक्ष कौन? हलदर। 3 सदस्यों में 2 व्यक्ति हैं, एक पद खाली है। 2 व्यक्तियों में कौन कौन है? ये अंजू बाला है, लिख लो भाई, नहीं दिख रहा हो तो। अंजू बाला। और ये दूसरा सदस्य कौन है? सुभाष रामनाथ पारधी, पारधी जनजाति। सुभाष रामनाथ पारधी, ठीक है भाई। यहां पे एक ये वर्तमान संरचना हो गई, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा याद रखना, एक पद खाली है सदस्य का, एक पद खाली है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, यहां पे एक नोट लिखा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि सुरेखा लंबातुरे, सुरेखा लंबातुरे इस आयोग की पहली महिला सदस्य थी। सुरेखा लंबातुरे इस आयोग की पहली महिला सदस्य थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके छोटे भाई की। मध्य प्रदेश के स्तर पे जो बना हुआ है, मध्य प्रदेश के स्तर पे मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति जो आयोग आता है, उसको कब स्थापित किया गया? तो उसके लिए बकायदा मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम। जब तुम एससी पढ़ोगे, जब तुम ओबीसी सॉरी एससी तो पढ़ ही रहे, जब एसटी पढ़ोगे, जब ओबीसी पढ़ोगे ना, तो यहां पे जो जो बात लिखी हुई है एग्जैक्टली सेम टू सेम पॉइंट क्या करना? रिपीट करना है। इवन सिर्फ बदलना क्या है? ये क्रमांक, और कुछ भी नहीं बदलना है, सब कुछ सेम रहेगा ऐसे ही, ठीक है। सब कुछ ऐसा ही सेम रहेगा। तो मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 1995 जिसका अधिनियम क्रमांक कितना था? 25 था। उसके माध्यम से इसको गठित किया गया, स्थापित किया गया, ठीक है। इसकी यहां पे संरचना की बात कर लें तो एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं, अशासकीय सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 2 अशासकीय सदस्य, समानता उसको सदस्य बोल लो, ठीक है। 2 सदस्य होते हैं। नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, कार्यकाल 3 साल का होगा, अधिकारिता सिविल न्यायालय की होगी। बेसिक बातें सब आपको पहले से पता है। कानून कौन सा? 95 का, तो सीधी सी बात है क्या हो गया? ये सांविधिक निकाय हो गया, ठीक है। सांविधिक निकाय हो गया। यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, आयोग के कार्य, ठीक है। ये आयोग के कार्य मैंने उनकी वेबसाइट से चोरी किए हैं, क्योंकि उनके बारे में कोई जानकारी मिल नहीं रही थी, ठीक है। जितनी जानकारी मैंने आपको पीछे की स्लाइड में बता दी है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है। और उनकी वेबसाइट में सिर्फ एक चीज डली हुई है, वो ये है, हमारे कार्य क्या है भाई साहब, ठीक है। तो कार्य आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऑलरेडी पारंगत है उसमें, ठीक है। बस इसको याद रख लेना। यहां पे इसको छोड़ ही दो, है ना, कोई मतलब नहीं इसका। अब यहां पे एक दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के हितों के लिए काम करने वाले संस्थान कौन से हैं, ठीक है। आपको क्या याद रखना है? संस्थान का नाम, स्थापित कहां हुआ, कहां पे है, बस हो गया। कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल,
तो अनुच्छेद 344 244 एक के तहत प्रदेश में क्या किया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के लिए इस चीज की स्थापना की गई है। इस चीज की स्थापना कहां की गई, ताकि हम क्या कर सके, मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों को क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में आएगा, किसमें आएगा, 5 में, क्योंकि 6 में तो स्पेसिफिक राज्य है 4, उन्हीं का आएगा। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं उन सब के अनुसूचित क्षेत्र कहां पे दिए गए हैं, 5 में। तो हमको अनुसूचित क्षेत्रों के यदि क्या करना है, वहां पे प्रशासन करना है, नियंत्रण करना है, उनको रेगुलेट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार के मंडल की आवश्यकता पड़ेगी। और यह मंडल संविधान में कहां से आता है, 244 एक से आता है। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। और जो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का जो मंत्री होगा ना, वो उसका क्या हो जाता है, उपाध्यक्ष हो जाता है मंडल का। मंडल का अध्यक्ष कौन, मुख्यमंत्री। मंडल का उपाध्यक्ष कौन, अनुसूचित जाति का विभाग का जो मंत्री होगा ना, वो इसका क्या हो जाता है, उपाध्यक्ष हो जाता है। सदस्यों की संख्या कितनी होती, 25। ये एक नाम लिखा हुआ, बस नाम लिख लो, और आगे उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं कुछ भी, है ना। ये क्या है, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम मर्यादित। क्या काम करते हैं भाई ये लोग, पैसा देते हैं, काय के लिए, व्यवसाय आदि के लिए, आर्थिक सहायता। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित। ठीक है, तो मर्यादा में रहते हुए क्या करते हैं, आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। एक लिखा हुआ मैपसेट। तो मैपसेट क्या है भाई, 1981 से आदिम जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए क्या कर रहा है, तकनीकी कौशल आदि की सहायता प्रदान करता है। आपको सिर्फ 2 ही बातें लिखनी, मैपसेट फुल फॉर्म कब से काम कर रहा है, खत्म। एक है, ये मऊ में संस्थान बना हुआ है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू इंदौर में बना हुआ है। ये लिखा हुआ है महू, जिला इंदौर, 1988 में स्थापित किया गया था, चाचा के बर्थडे के दिन। क्या समस्या थी यार, 14 अप्रैल उनका खुद का बर्थडे होता है, उस दिन स्थापित कर लेते। खैर रहा होगा कुछ, है ना। तो 1988 में स्थापित कर दिया गया इसको। कहां पर, मऊ में स्थापित किया गया था। काहे के लिए काम करता है, तो सामाजिक विज्ञान आदि का जो मामला होगा भाई, उसके लिए काम करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना है। संस्थान की प्रबंधन कारिणी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, जो पर्टिकुलर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का जो मंत्री होगा, वो उसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसकी जो कार्यकारिणी है, उसका अध्यक्ष कौन होगा, तो प्रदेश का जो मुख्य मंत्री होगा अनुसूचित जाति विभाग का, वो इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। इसकी कार्यकारिणी का अध्यक्ष कौन, अनुसूचित जाति विभाग का मंत्री। अब प्रक्रिया अपनी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी आसान।